मेरा सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़। आज खबर 100 पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने ले जा रही हूँ जो शख्सियत है तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, इसे ज़रूर याद रखिएगा, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, उनकी मुस्कान से लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये दिन नहीं रहेंगे, यानी अगर तकलीफ़ है तो वो गुजर ही जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी की, जो हमेशा अपनी मनमोहक स्माइल के साथ अपने साथ लोगों से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, और पहला सवाल लालवानी जी से यही करते हैं कि आपकी इस प्यारी सी स्माइल का राज क्या है। नमस्ते लालवानी जी। नमस्ते। आपकी इस स्माइल का राज क्या है? देखिए, मैंने बहुत बचपन में एक संत से एक बात सुनी थी, और ये सुनी थी कि खुश रहना, प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। तो मैं ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति के रूप में प्रसन्न और खुश रहता हूँ, और जब हम किसी से मिलते हैं तो प्रसन्न चित्त, और अगर खुशी से मिलेंगे तो निश्चित तौर पे अगर सामने वाले किसी समस्या या किसी परेशानी से भी आ रहा है तो थोड़ा हल्का महसूस करेगा। और कोशिश करना चाहिए कि परेशानी और समस्या के समय हम सामने वाले की बात धैर्य से सुने, और संयम से सुनेंगे तो प्रसन्नता से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी लगेगा कि सामने वाला कुछ मेरी बात को गंभीरता से सुन रहा है और उस बात को ध्यान दे रहा है और प्रसन्न चित्त होकर बात कर रहा है। आप सांसद हैं इंदौर शहर के, लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था? आप 1989 से लगातार श्रीमती सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई कहा जाता है, उनका एक छत्र राज रहा इंदौर पर। उसके बाद जब आपका नाम फाइनल हुआ तो आपको क्या लगा? और जनता ने आपको प्यार भी उतना ही दिया जितना ताई को मिला करता था शहर से। तो क्या लगता है आपको, आप इस उपलब्धि को किस तरह देखते हैं? वास्तव में जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। आदरणीय ताई जी हमारी नेता रही हैं और हैं भी, और उनके नेतृत्व में हमने राजनीति में काम करना सीखा, आगे बढ़े। बहुत सारे उन्होंने शहर में काम किए और उसी आधार को, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का एक सौभाग्य मिला है। और ये बात सही है कि शहर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अब समय ये है कि हमको जनता के आशीर्वाद के परिस्वरूप इंदौर के विकास के लिए जो आदरणीय ताई जी ने काम शुरू किए थे उसको आगे ले जाना, और देश में इंदौर को प्रमुख शहरों में से एक शहर बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जवाबदारी, और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ। जो आवश्यक है इंदौर शहर के विकास के लिए, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। लालवानी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि इंदौरी ये सुन के बेहद खुश होंगे, क्योंकि जो इंदौरी लोगों का स्वभाव है वो कुछ इसी तरह का है। वो त्योहारों में इंजॉय करना जानते हैं, वो खाने का मज़ा लेना जानते हैं, इसीलिए शायद उन्हें कहा जाता है कि वो ज़िंदगी खुलकर जीते हैं, देर तक जागने वाला शहर। बहरहाल, इंदौरीज़ ने आपको इतना प्यार दिया, उसी तरह से आपको जिताया, और आप अभी भी उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन सुमित्रा महाजन जी के बाद आपको इस पद में आने में, इस शहर में अपने लिए जगह बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, आदरणीय ताई जी का आशीर्वाद रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद रहा है, और ये मोदी जी का ही प्रताप है, मोदी जी का ही प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी को इतने मत इंदौर से मिले। और जहाँ तक बात है कि जनता के बीच में, तो चूँकि मेरी जन्म इंदौर में ही हुआ, और जन्म से स्कूल की पढ़ाई इंदौर में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए ज़रूर मैं मुंबई गया था इंजीनियरिंग करने, लेकिन फिर वहाँ सर्विस लगने के बाद भी मुझे इंदौर खींच लाया, और वापस मैं नौकरी छोड़ के इंदौर आया, और व्यवसाय करते करते राजनीति में आने की शुरुआत हुई, और लगातार एक बार पार्षद बना, 2 बार पार्षद बना, जनकार समिति का अध्यक्ष बना, तीसरी बार पार्षद बना, सभापति रहा, चौथी बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, 5वीं बार फिर मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा। तो शहर की जनता के साथ रूबरू होने का भरपूर पिछले 30 सालों से मौका मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि शहर की जनता से मैं घुल मिल गया हूँ, और शहर की जनता भी मुझे अच्छी तरह से जानती है, और शहर का चप्पा चप्पा मैंने देखा है, उनकी समस्याओं की जानकारी मुझे है। लालवानी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जैसे आपने कहा कि आप आईडीए के अध्यक्ष हैं, आपके समय में इंदौर काफ़ी बदला, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम हुए इंदौर में, बड़ी चीज़ें, बड़ी इमारतों के साथ साथ कहीं ना कहीं इंदौर को बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस भी मिले। क्या इस सफलता में आपका कितना हाथ है, और आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, या आप और भी चाहते हैं कि अभी तो और विकास बाकी है, अभी मंजिल बहुत दूर है? जैसे विकास निरंतर प्रक्रिया है, और ये विकास
जो हम समझते हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में जो हमने किया है उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हमें लगता है कि और विकास करें और विकास करें, क्योंकि इसका अंत नहीं है। धीरे धीरे जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, शहर हमने देखा स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। विकास की बात करें तो शहर में बहुत सारे ब्रिजेस बने, रोड चौड़े हुए हैं, आवास की समस्या हल हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकास पूरा हुआ। विकास हुआ है, लेकिन हमें उससे और भी आगे जाना है। तो जो विकास के काम रह गए हैं उनको हम आगे ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी स्वच्छता में नंबर 1 है। लिविंग स्टैंडर्ड में हम 7वें या 8वें नंबर पे हैं। मुझे लगता है वो सब पैरामीटर हम इस बार पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के रहने के लिए टॉप 3 शहरों में इंदौर भी रहे। उसमें जो जो आवश्यक हो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी कि एक इंदौर के सांसद के रूप में आपका इंदौर के लिए क्या सपना है। बहरहाल आपने ये बात की कि हमने चौका लगाया है स्वच्छता में इंदौर ने, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप भी जानते ही होंगे कि हाँ, हमने चौका लगाया है और हम बहुत साफ हो गए हैं पहले से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है। उसके लिए क्या गेम है, क्या प्लान है, क्या गेम प्लान है आपका? स्वच्छता में हम लगातार चौथी बार पहले नंबर पे आए हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हमको इसमें अगर साथ मिला तो शहर की जनता का मिला, ज़िले की जनता का मिला, और उसके साथ हमारे सफाई कर्मी मित्र, उन्होंने बहुत साथ दिया। यहाँ की जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप है, चाहे वो महापौर रहे हों, पार्षद रहे हों, विधायक रहे हों, सब ने मिलकर, यहाँ के सभी अधिकारियों ने, तो एक पूरी टीम सामंजस्य के साथ हमारे जनता, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे अधिकारी, हमारे जनकर्मी सब एक साथ जब इस अभियान में जुड़े, और मुझे लगता है इन सब के अभियान से जुड़ने के कारण ही हम स्वच्छता में नंबर 1 आए लगातार चौथी बार। अब हम 5वीं बार भी आ रहे हैं, तो स्वच्छता के साथ साथ नए पैरामीटर जुड़े हैं इस 5वीं बार आने के लिए, और उन पैरामीटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नवाचार हमें करना है, उसका ब्लूप्रिंट हमने बनाया है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है कि 5वीं बार अगर नंबर 1 आना है तो उसके लिए यही गाइडलाइन है, इसके आधार पर अंक मिलेंगे। और मुझे अपेक्षा है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे, हमारा होमवर्क लगभग पूरा है, अब हम शुरुआत करने वाले हैं लोगों के बीच में जाने की। और जो नगर निगम के माध्यम से जो काम स्वच्छता में और करना है, उसके लिए तैयारी हमने शुरू की है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैस का प्लांट का भूमि पूजन किया। आने वाले दिनों में हम कचरे से कोयला बनाएंगे, और कोयला भी वो हम जो बनाएंगे वो खंडवा बुरहानपुर के पास में जो हमारे एनटीपीसी की पावर यूनिट है वो पूरा कंज्यूम करेगी। तो अब यहाँ नए नए आयाम, कचरे से खाद है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं। तो कचरा वेस्ट नहीं है, कचरा वेल्थ हो गया है। तो इस कचरे से उपयोग, और उसके अलावा भी पैरामीटर बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वच्छता में हमें ध्यान रखना है। आने वाले समय में हम आपके बीच, जनता के बीच में ज़रूर आएंगे और उन सब पैरामीटर को आपके बीच में रखेंगे। आपने भी कहा कि कचरे से कोयला बनाएंगे, और वो जो भी है वो मध्य प्रदेश में ही होगा, यानी कि बुरहानपुर खंडवा की तरफ। तो इससे नई नई नौकरियों के भी ऑप्शंस खुलेंगे लोगों के लिए, रोजगार के अवसर। बिल्कुल नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, और जिस प्रकार से नए आयाम छुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ उन्होंने क्या, वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दीजिए। पूरे देश में इस समय स्थानीय चीज़ों को लेकर हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये वोकल फॉर लोकल जो है, इसमें स्थानीय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैदावार है। जैसे अगर हम किसानों की बात करें, यहाँ हमारे यहाँ का गेहूँ बहुत अच्छा है, उससे आटा बहुत अच्छा बनता है। हमारे यहाँ आलू ऐसे हैं जिसकी चिप्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। हमारे यहाँ चना ऐसा उत्पन्न होता है जो कि डॉलर चना के रूप में विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ जो सोयाबीन होती है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे यहाँ की सोयाबीन में है। तो ये ऐसी चीज़ें जो शहर को पहचान बनाती है। हम चाहते हैं हमारी सभी लोकल चीज़ों को के बारे में वोकल हों और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। लोकल कार्गो हमारे यहाँ चल ही रहा है, लेकिन अभी हम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू होने के बाद हम सीधे, क्योंकि जिस प्रकार हमारी केंद्र की सरकार ने ऐसे बहुत सारे नए आयाम छुए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर एक किसान है छोटा, वो अपना किसान पहले मंडी में जाके सामान बेचता था, लेकिन वो किसान को हमारी सरकार ने इतनी छूट दे दी कि वो अपना सामान मंडी के बजाय बाहर भी दे सकता है।
इस शहर में भी कहीं भेज सकता है, इस शहर के बाद दूसरे शहर में भी भेज सकता है, दूसरे प्रदेश में भी भेज सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे देश में भी भेज सकता है। और एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 500 रुपये में आप घर बैठ के आप एक्सपोर्ट का लाइसेंस बना सकते हैं। और हमने बनवाया यहाँ, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की किसानों की, तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए और उन्होंने प्रयास में सफल भी हुए। अब हमारे किसान मिलकर सब्जियों को, जो भिंडी 40 रुपये किलो यहाँ मिलती है, वो 400 रुपये किलो वहाँ मिलती है। तो इस प्रकार बहुत सारी सब्जियाँ, अनाज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, तो निश्चित तौर पे जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ सुधरेगी। और ये तभी संभव है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई नई स्कीमें लागू किए, और उसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको बढ़ावा देने के लिए कमर कस दिए। उन्होंने कहा है हम आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने मंथन किया। अभी कोविड के दौरान उन्होंने बहुत सारे मंथन किए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को लेके उन्होंने बहुत सारी स्कीमें लागू किए। मुझे लगता है इस सब मिलके इंदौर एक आर्थिक राजधानी पहले ही मध्य प्रदेश की और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आलू सोयाबीन वर्ल्ड क्लास है, लोकल फॉर वोकल, ये शायद ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे देश के आधे से ज़्यादा आबादी को पता भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको फिर से खींच के इंदौर की तरफ लेकर आऊँगी, क्योंकि आप इंदौर के सर्वे सर्वा हैं, आप इंदौर के सांसद हैं, और इंदौर शहर का मिजाज ही अलग है। यहाँ पे त्योहारों की मान्यता है, यहाँ पर खान पान। ऐसे में कोरोना काल और कोरोना से जो परेशानियां हो रही है, उसमें कैसे मैनेज कर रहे हैं आप पूरे शहर को? इस शहर में क्या खोलना है, क्या बंद करना है? आपकी अहम भूमिका रही है इस दौरान भी। कई बार सुना है स्कूलों को बंद कराने के लिए, खुलाने के लिए आपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया, और उसके साथ हर चीज़ को, हर नए सप्ताह के साथ नई चीज़ को अनुमति दी है। कैसे मैनेजमेंट चल रहा है कोरोना में? देखिए, लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार की स्थितियाँ थी, हमें नहीं मालूम था कि ऐसी स्थितियाँ बनेगी। शुरुआती दौर, अगर आप फरवरी मार्च के शुरुआती दौर में देखें, तो हमें ऐसे अंदाज नहीं था कि आने वाला समय इतना भयावह होगा, ऐसी ट्रेजेडी हमारे बीच में आएगी। मुझे ध्यान है, लोकसभा का सत्र चल रहा था और हमारा पार्लियामेंट में बजट की चर्चा हो रही थी। उसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों की बैठक ली थी, और मुझे दिन याद है, वो मंगलवार का दिन था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, और इस चुनौतियों में आपको बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी चुनौतियाँ आने वाली है और कौन से अवसर आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन से लॉकडाउन लगा, पहले दिन से ही हम बाहर निकले, और पहले दिन से बाहर निकले लगातार हम शहर के जनता के संपर्क में, उनकी समस्या, उस बीमारी को लेकर, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे मेडिकल के लोग हों, चाहे अन्य विधा के लोग हों, उनके साथ लगातार संपर्क में, और क्या शहर में अच्छा हो सकता है। क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा, जो तैयारी उस समय की जो कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, करना थी, वो नहीं की। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जब बने, उन्होंने शुरुआत की, कंट्रोल रूम बनाया, और उसके बाद हम टॉप 5 सिटी में, हॉट सिटी में आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा मरीज हमारे इंदौर में थे। लेकिन जिस प्रकार हम सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास से पूरे शहर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा साथ दिया, प्रशासन की पूरी टीम, मेडिकल की पूरी टीम लगी, और सब ने मिलकर काम किया। और ख़ास करके तो मैं उस समय भी सभी समाजसेवी संगठनों को धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में धन्यवाद दिया, जिन्होंने सेवा कार्य में इंदौर का नाम पूरे देश में रोशन किया। जब विपत्ति आई थी, जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, तो उन्होंने भोजन, राशन, चप्पल, दवाई सब बांटे। तो इंदौर एक ऐसा शहर है जिसमें साझा संस्कृति का शहर है। जब कोई विपत्ता आती है, जब कोई ऐसी आपदा आती है, तो सब मिल के लड़ते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस आपदा में, इस विपदा में सबने मिल के लड़ा, इसलिए इंदौर सबसे आगे रहा। एक बहुत अच्छी बात कही है लालवानी जी ने कि इस आपदा और विपदा में इंदौर मिलकर लड़ा, क्योंकि वाकई में भी ये खबरें पूरे नेशनल मीडिया ने दिखाई थी कि जिस तरह से इंदौर के लोगों ने डोनेशन दिया है, काफ़ी समय तक गवर्नमेंट को सब्जियां और अनाज खरीदना नहीं पड़ा था। खुद यहाँ के कलेक्टर ने इस बात को साझा किया था। खैर, हम अगर आने वाले समय की बात करें तो लालवानी जी, आने वाले समय में उपचुनाव है। उपचुनाव में एक वरिष्ठ नेता की तरह आपकी एक अहम भूमिका होगी। कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप कैसे चुनाव का मैनेजमेंट कर पाएंगे? देखिए, उपचुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव है तो जनता के बीच में जाती है। हर सुख दुख में आपने देखा होगा, इस कोरोना काल में जहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उन्होंने काम किया। पूरे देश में एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना के दौरान काम किया।
और मुझे लगता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है हर काम के लिए, जनता के बीच में रहती है। तो ऐसा नहीं कि चुनाव को लेकर हमें कोई विशेष स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, हम जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। तो चुनाव की जहाँ तक बात है, हम चुनाव में भी जनता के बीच में, हम जैसे सामान्य तौर पर सब जगह जा रहे हैं वैसे जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया, वो जनता के बीच में ले जाएंगे और उन सब सावधानियों को ध्यान में रखेंगे जो कोरोना काल में आवश्यक है। मुझे लगता है हमें सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना हमारे बीच में ही। उन सब सावधानियों को रखते हुए ही हम ग्रामीण क्षेत्र में दौरे करेंगे और कार्यक्रम तय करेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। कोरोना काल में प्रशासन के लगातार नियम बदल रहे हैं, उन बदलते नियमों से जनता बेहद परेशान है। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझाइश देना चाहेंगे, और क्या आने वाले समय में प्रशासन के नियम स्टेबल हो पाएंगे या कोरोना के साथ साथ ये ऐसे ही अभी कुछ और समय चलते रहेंगे? देखिए, इस प्रशासन के नियम, जिस बात को लेकर आप बदलने की बात कर रहे हैं, समय समय पर स्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको आप उस तरीके से नहीं लें कि परेशानी होनी पड़े। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है लोगों का स्वास्थ्य। जान है तो जहान रहेगा, तो हमारी प्राथमिकता है लोगों का स्वास्थ्य। और इस स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने सभी जो नीतिगत निर्णय लिए उसी को ध्यान में रखते लिए समय समय पर लोगों को से ज़रूर लगता होगा कि इतने समय तक लॉकडाउन रहा, उसके कारण परेशानी रही, पर आप निश्चित मानिए कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। और अब भी जो परिवर्तन समय के अनुसार होंगे वो इसी को ध्यान में रखते किया है कि जनता की सुविधा हो, जनता लॉकडाउन में नहीं जाए, क्योंकि आर्थिक पक्ष हमारा प्रभावित होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन समय समय पर कुछ नियम बनाता है, नियम लागू करता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम बनाकर हम आगे बढ़ें, ताकि प्रशासन यही चाहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें और उसके साथ हमको भी उनका साथ देना चाहिए। लालवानी जी, एक आखिरी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार आ रहे हैं और अगर हम हिंदू त्योहारों की बात करें तो क्रम से त्यौहार हैं। अभी नवरात्रि होगी, दशहरा होगा, दीपावली आएगी। ऐसे में कोरोना के साथ वो त्यौहार मनाते समय प्रशासन को सहयोग करते हुए और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरह से त्यौहार मनाएं? जी, आपने बहुत सही कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहार हैं और ये आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा इंदौर उत्सव प्रिय इंदौर है। हमने देखा किस प्रकार बहुत सारे उत्सव इंदौर में होते हैं, बहुत सारे त्यौहार धार्मिक इंदौर में होते हैं, धार्मिक नगरी भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम त्यौहार मनाएं पर मन में उत्साह रखें, अपने परिवार के साथ, गली मोहल्ले के साथ छोटे स्तर पर ये त्यौहार मनाएं, न कि हम भीड़ भड़क्का लगा के लोगों के साथ इकट्ठा होकर त्यौहार मनाएं। क्योंकि त्योहारों को अगर हमें मनाना है और ऐसे मनाना है कि सबके घर में खुशियाँ रहे, तो निश्चित तौर पे हम सभी सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा जो इस कोरोना काल में आवश्यक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन सभी बातों का ध्यान रखें जो इस कोरोना काल में आवश्यक है, उसी के साथ त्यौहार मनाएं, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के आसपास ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए उन सब बातों का ध्यान रखते हुए त्यौहार मनाएं। मैं यही इस अवसर पर कहूँगा। बहुत ही अच्छी चीज़ कही है लालवानी जी ने। इंदौर के सांसद, एक हंसमुख नेता, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी सीख बातों ही बातों में दे दी। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम प्रगति कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंदौर के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर परिवार भी बनाना चाहिए। जी हाँ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है। लॉकडाउन इसलिए खत्म किया गया है ताकि आपकी आजीविका चलती रहे और देश की भी जो जीडीपी गिर रही है उसे बचाया जा सके और बढ़ाया जा सके। आप सभी का सहयोग जरूरी है। आने वाला समय हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हमने बहुत मुश्किल का समय काट लिया है, तो आगे आने वाले समय को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।